नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। मेरे साथ मेरे सहयोगी सादाब रिजवी। धन्यवाद सर। आजाद समाज पार्टी काशीराम के नेता और उत्तर प्रदेश स्थित नगीना से लोकसभा सांसद चंद्रशेखर आजाद ने महाराष्ट्र में नागपुर हिंसा पर तीखी टिप्पणी की है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा है कि यह 2 गज नीचे जा रही है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर नगीना सांसद ने लिखा कि जब दुनिया अंतरिक्ष की गहराइयों में जा रही है, तब सत्ताधारी भाजपा जमीन के 2 गज नीचे जा रही है। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में स्थित कब्र को लेकर चल रहा विवाद केवल एक कब्र का मुद्दा नहीं है, बल्कि सुनियोजित धार्मिक उन्माद पैदा कर ध्रुवीकरण का प्रयास है। सांसद ने कहा है कि सांप्रदायिक उन्माद भड़काने वाली घटनाएं लगातार हो रही हैं, तो सरकार का खुफिया तंत्र आखिर कर क्या रहा है? अगर सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोगों को पहले से ही सब पता होता है, फिर भी वे इसको रोकने में नाकाम रहते हैं, तो ये उनकी मिली भगत दर्शाता है। और अगर उन्हें इसका अंदाजा तक नहीं है, तो ये खुफिया तंत्र और कानून व्यवस्था की पूरी विफलता है। उन्होंने कहा कि ये सरकार की नाकामी है कि वह देश में अमन चैन बनाए रखने में असफल हो रही है, और मैं सभी से शांति बनाए रखने की अपील करता हूँ और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से मांग करता हूं कि वो नफरत फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई करें। साथ ही ये सुनिश्चित करें कि किसी भी समुदाय की धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ करने वाले तत्वों पर तत्काल और कड़ी कानूनी कार्रवाई हो। इससे पहले बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर नागपुर में हुई हिंसा को लेकर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने लिखा कि महाराष्ट्र में किसी की भी कब्र व मजार आदि को क्षति पहुंचाना व तोड़ना ठीक नहीं है, क्योंकि इससे वहां आपसी भाईचारा, शांति और सौहार्द आदि बिगड़ रहा है। सरकार ऐसे मामलों में खासकर नागपुर के अराजक तत्वों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करे, वरना हालात काफी बिगड़ सकते हैं, जो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सादाब रिजवी, हालात बिगड़ क्या सकते हैं? हालात तो बिगड़ रहे हैं और सरकार ही हालात बिगाड़ रही है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अभी 1-2 दिन पहले जो बयान दे रहे थे, अगर मुख्यमंत्री का ये भाषा शैली है और ये बयान है, तो स्थिति सुधरने का तो प्रश्न ही नहीं होता। दादा रिजवी, देखिए, इस तरीके के जो बयान भारतीय जनता पार्टी के नेता और जो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, जिन राज्यों में मुख्यमंत्री इनकी सरकार है, वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, वहाँ के जो मुख्यमंत्रियों की बयानबाजी वो हमेशा बदलती रहती है। देवेंद्र फडणवीस ने ही अभी हाल ही में बयान दे दिया है और उन्होंने साफ तौर पर ये कर दिया है क्लियर कि औरंगजेब की कब्र हटाई नहीं जाएगी, कहीं से कहीं तक भी उसको कोई क्षति नहीं पहुंचाई जाएगी और बल्कि उसकी सिक्योरिटी में इजाफा किया जाएगा। ये देवेंद्र फडणवीस का बयान है। एक तरफ आरएसएस और बजरंग दल कह रहे हैं कि वहां से कब्र को ध्वस्त कर देंगे, कब्र को नामो निशान मिटा देंगे, वहां से उसको हटा देंगे। दूसरी तरफ देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि वहां पर सिक्योरिटी के और पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे और हटाया नहीं जाएगा। बता दूं कि ये जो दूसरा बयान है, वहाँ पे सिक्योरिटी बढ़ाई गई है, ये दूसरा बयान है। इससे पहले जो उन्होंने बयान दिया था देवेंद्र फडणवीस का, जो सबसे पहला बयान था, उसमें उन्होंने उनका समर्थन किया। बिल्कुल, मैं वही बात कर रहा हूँ कि जो मुख्यमंत्री हैं या भारतीय जनता पार्टी के जो राज्य हैं जहाँ पर सरकारें हैं, वहाँ के जो मुख्यमंत्री उनके बयान बदलते रहते हैं। पहले उन्होंने विपक्ष में बयान दे दिया, अब उन्हीं का हाल ही में बयान आ गया है कि वहाँ पर कब्र को कोई क्षति नहीं पहुँचाई जा सकती और जो व्यक्ति ऐसा काम करेगा उससे कड़ाई से निपटा जाएगा। अगर कोई सोचता भी है तो औरंगजेब की तरफ को आंख उठाकर अगर कोई देखता है तो देवेंद्र फडणवीस उनकी सुरक्षा के लिए खड़े हैं। अपने आप ये रायता फैलाते हैं और अपने आप फिर रायता समेटने में लगे रहते हैं, लेकिन अब मामला खराब होने वाला है। क्यों? कि इनके जो समर्थक हैं, बीजेपी हो या बजरंग दल हो, वो बिल्कुल अड़े हुए हैं कि वहां पर किसी भी कीमत पे उस कब्र को नहीं रहने देंगे, और अगर कब्र को कोई नुकसान होता है तो सरकार की छीछी होने में बिल्कुल भी कसर नहीं रहने वाली है। इसका मतलब तो सीधा सीधा है कि एक तरफ तो देवेंद्र फडणवीस आग में घी डाल रहे हैं, दूसरी तरफ बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। आग में घी डालकर आग को बुझाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि काम कुछ और बचे ही नहीं है। सिर्फ काम यही बचे हैं कि आग लगाओ, फिर उसको बुझाओ, फिर आग लगाओ। तो ये आग लगाने की राजनीति चल रही है, आग बुझाने की राजनीति चल रही है। विकास का दूर दूर तक कोई नाम नहीं है, बेरोजगारी पर कोई काम नहीं चल रहा है,
शिक्षा व्यवस्था चरमराई हुई है, स्वास्थ्य संबंधी सारी सेवाएं ठप हो चुकी है, सब बर्बाद हो चुका है। शिक्षा की, बेरोजगारी की तो आप बात ना करें तो बेहतर बात है, इसलिए क्योंकि नहीं हो सकती, बात ना करें तो बेहतर है। सादाब रिजवी, लोगों को आवश्यकता ही नहीं है। लोग अब धर्म की चाशनी को चाट कर मदमस्त हैं, बिल्कुल झूम रहे हैं। उन्हें कोई मतलब नहीं है, उनका कोई मकसद नहीं है। सबसे पहले उन्हें धर्म रहना चाहिए, हिंदुत्व रहना चाहिए। दूसरी एक और बात मैं बताऊं बेबाक जी, सरकार क्या काम कर रही है। सरकार जो है वो काम कर रही है जैसे छलनी के अंदर पानी साफ किया जाता है, वो काम कर रही है। छलनी में पानी रुकता नहीं है। अभी कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में ऐसे पाठ्यक्रम जो बच्चों को पढ़ाई के बीच में, जिनके मुगलों के जो पाठ्यक्रम थे उनको हटाया गया, जिससे कि मुगलों का कोई नाम ना ले सके, मुगलों का महिमा मंडन ना हो। तो महिमा मंडन रोकने के लिए और उनका नाम खत्म करने के लिए पाठ्यक्रम से, उनका सिलेबस से उनके पाठ्यक्रम हटा दिए गए। लेकिन अब आप ये बताइए बेबाक जी कि औरंगजेब का महिमा मंडन कौन कर रहा है? किसके मुंह से आप औरंगजेब औरंगजेब रात दिन सुन रहे हैं? किसके मुंह से मुगल मुगल सुन रहे हैं? औरंगजेब को आखिर कब्र से निकाल कौन रहा है? बीजेपी निकाल रही है, डबल इंजन सरकार निकाल रहा, 3 इंजन सरकार निकाल रही है, और अब रायता भी वही फैला रही है, और अब समेटने में भी लग रही है। यानी कि माहौल बनाने की कोशिश है। वो तो अभी जल्दी में कहीं चुनाव नहीं है। अगर जल्दी चुनाव होता तो इसका भरपूर फायदा लेने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाती। हालांकि आने वाले समय में बिहार के अंदर चुनाव है, लेकिन अगर कहीं चुनाव होता का कितना असर पड़ेगा ये अभी कहना जल्दबाजी हो। अगर कहीं चुनाव होता महाराष्ट्र में या फिर ऐसे किसी शासित राज्यों में जहां पर औरंगजेब का ज्यादातर वहां वर्चस्व है, तो फिर एक ही नारा देते हमारे देश के गृह मंत्री और हमारे देश की सरकार के बड़े मंत्री जाते और कहते अगर आपको औरंगजेब को खत्म करना है तो कमल का बटन इधर दबेगा और करंट औरंगजेब के लगेगा। इस तरीके की बयानबाजी होती। लेकिन फिर भी औरंगजेब भले ही कब्र में है, लेकिन आज भी पूरी ताकत के साथ वो बता रहे हैं कि कैसे 48-49 सालों तक उन्होंने इस देश को बहुत कुछ दिया। आज जो सिंगोल की वहाँ पर ये लिए बैठे हैं, एक प्रतिमा लगाई हुई है और अखंड भारत का एक मानचित्र लगाया हुआ है। शायद ये भूल गए, वो जो अखंड भारत है वो आज तक के इतिहास में औरंगजेब के समय में ही बना था। वो चित्र भी औरंगजेब के समय में ही बना था, और जो जो उसके अंदर देश जुड़े हुए हैं वो सारे देशों को इकट्ठा करने का काम भी औरंगजेब ने ही किया था। लेकिन सादाब रिजवी, एक सवाल और भी बनता है कि अगर उस कबर को आप हटाने की बात करते हैं तो उसके अब्बू की कबर को कब हटाएंगे? औरंगजेब की कबर अगर वहां से आप हटाओगे या तोड़ोगे, क्षतिग्रस्त करोगे, तो औरंगजेब के अब्बू की कब्र को कब हटाओगे? देश के अंदर है ही क्या? औरंगजेब के अब्बा की कबर है, औरंगजेब की अम्मा की कबर है, औरंगजेब के चाचा की कबर है, औरंगजेब के ताऊ की कबर है, औरंगजेब के दादा की कबर है, औरंगजेब के फूफा की कबर है। ये जितनी भी है, शाहजहां का जो बनाया हुआ है, जो दिल्ली की जो लाल किला है, दिल्ली की जो जामा मस्जिद है, आगरा का जो ताजमहल है, फतेहपुर सीकरी का जो लाल किला है, बुरहानपुर का जो किला है, और तमाम ऐसे पुरातत्व विभाग के संरक्षण में जितनी इमारतें हैं जिसको दुनिया भर से लोग देखने के लिए आते हैं, वो क्या है? औरंगजेब के रिश्तेदारों की कब्रें ही तो हैं, वो कब्रिस्तान ही तो हैं सारे, जिनको आज लोग देखने के लिए आ रहे हैं इस देश के अंदर। तो वो तो मरने के बाद भी अपनी कब्रों को इतना ज्यादा चमका कर चले गए कि दुनिया भर से लोग देखने के लिए आज यहाँ आते हैं, और उनकी कारीगरी का एक नमूना दूसरे देश में जाकर एग्जाम्पल के तौर पर पेश करते हैं। औरंगजेब की कब्र पे निशाना साध के अपनी राजनीति को चमकाने की कोशिश की जा रही है। अब ये कोशिश कितनी कामयाब होगी और कितनी नाकामयाब होगी ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन हमारी आपसे दरख्वास्त है कि कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय रखिएगा। हमें इंतजार है, नए वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद सर।